आज हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी होती क्या है? तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी है एक, हाउ डिजीज स्प्रेड। कोई भी डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड कर रही है, कैसे फैल रही है, इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इसके साथ साथ एपिडेमियोलॉजी में और हम क्या स्टडी करते हैं? हम करते हैं उनके कॉज की, जो डिजीज़ है उसका कॉज क्या होता है, ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं पॉपुलेशन पर। तो एपिडेमियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कोई भी डिजीज़ कैसे फैल रही है, उसका कॉज क्या है और वो पॉपुलेशन पर क्या इफ़ेक्ट दिखा रही है। इन सारी चीज़ों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इट इज एम टू आइडेंटिफाई द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिजीज। इसका एम क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि हम पता लगाएं इसकी हेल्प से कि किसी भी डिजीज को करने वाला कारक क्या है, फैक्टर क्या है। प्रोवाइड्स इंसाइट्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसमें क्या है? इसका एक तो एम होता है, इसका उद्देश्य होता है कोई भी डिजीज है वो किस कारक से हो रही है और उस कारक को कैसे रोका जा सकता है, उस कारक को कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में स्टडी करना हमारा एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। तो एपिडेमियोलॉजी में हम करते हैं डिजीज स्प्रेड कैसी होती है, उसकी कॉज क्या होता है, उसका पॉपुलेशन पर इफेक्ट क्या होता है, और इसके एम होते हैं कि कौन सा फैक्टर है वो डिजीज को कॉज कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, और उसे हम कैसे प्रिवेंट करते हैं उसके बारे में पढ़ना या उसके बारे में बताना। ये उद्देश्य होता है किसका? एपिडेमियोलॉजी का। एपिडेमियोलॉजी उस प्रक्रिया का अध्ययन है जिसके द्वारा बीमारियां फैलती हैं, उनके कारण और उनके जनसंख्या पर प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य बीमारी के पैटर्न को प्रभावित करने वाले तत्वों, जैसे बीमारी को कौन कर रहा है, की पहचान करना और स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सुझाव देना होता है। इसका स्कोप क्या है? एपिडेमियोलॉजी का स्कोप क्या है, मतलब कितने टाइप की एक तरीके से एपिडेमियोलॉजी हो सकती है। तो एक होती है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? ये डिस्क्राइब करती है डिजीज के पैटर्न को, डिजीज के पैटर्न को बताती है, यह बीमारी के पैटर्न को वर्णन करती है, मतलब ये डिजीज कैसे ग्रो कर रही है, मतलब क्या क्या स्टेजेस आ रही हैं डिजीज में, इस बारे में बताती है। जैसे कि हु, कौन कारक है जो डिजीज को कर रहा है, व्हाट, क्या कारक कर रहा है, व्हेन, कब, और वेयर, कहाँ। ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि डिजीज मतलब कैसे पैटर्न है उसके, मतलब हु माने क्या होता है? कौन, डिजीज कौन कर रहा है, व्हाट, डिजीज में क्या हो रहा है, व्हेन, डिजीज कब हुई, वेयर, डिजीज कहाँ हुई। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है? डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बताती है। फिर होती है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो ये इन्वेस्टिगेट करती है कॉज एंड रिस्क फैक्टर। तो एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी बताती है कि डिजीज का कॉज क्या है और उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, किस वजह से वो हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी, तो ये किस पर बेस्ड होती है? टेस्ट, इंटरवेंशंस, लाइक वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट। तो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं कि कोई भी बीमारी है उसकी वैक्सीन हम तैयार कर सकते हैं या उसका नॉर्मल हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये हमारी क्या हो गई? एक तरीके से स्कोप हो गया एपिडेमियोलॉजी का स्कोप, ठीक है। सोशल एंड एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी। तो सोशल और एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी मेनली हमारी ये तीन ज़्यादा मेन होती हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और एक हमारी और बीच में एनालिटिकल, ठीक है। और भी होती हैं, थोड़ी पढ़ लेते हैं। सोशल एंड एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी, तो इसमें क्या है? स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन हेल्थ। तो जो हेल्थ है, हेल्थ पर जो सोशल, जो सोसाइटी है, उसके क्या फैक्टर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि एयर है, ठीक है, बारिश है, ठंडी है, गर्मी है, ये सारी चीज़ें हेल्थ पर क्या इफेक्ट डालनी है, इसकी स्टडी करते हैं। इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक डिजीज एपिडेमियोलॉजी, तो इसमें क्या होता है? फोकस ऑन कंटागियस एंड लॉन्ग टर्म डिजीज। ऐसी डिजीज जो संक्रमण के थ्रू फैलती हैं, मतलब जो संक्रमित करती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं, ठीक है, और तेजी से जिनका स्प्रेड होता है। और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म होती हैं, जैसे मतलब डायबिटीज़ है हमारी,
हाइपरटेंशन है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज़ है, क्रोनिक डिजीज़ है, और इन्फेक्शन वाली डिजीज़ है, उनकी स्टडी करना। हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ ऊपर पढ़ी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, तो उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स की। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने एपिडेमियोलॉजी की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद स्कोप पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके मेथड्स के, एपिडेमियोलॉजी के मेथड। तो एपिडेमियोलॉजी में हम कैसे मतलब पता लगाते हैं डिजीज़ के बारे में, कैसे पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन, मतलब डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो हेल्थ सर्वे की हेल्प से, जो हेल्थ सर्वेस होते हैं गांव में या शहर में, जो सर्वे होते हैं उनकी वजह से कितने % हेल्दी हैं, कितने अनहेल्दी हैं, कितने डिजीज़ हैं, कितने को नहीं है, इन सारी चीज़ों का पता करके। डिजीज़ क्या है, रजिस्ट्रीज, जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कोई भी पर्सन है उसकी डिजीज़ की मतलब अगर दवा लेने जाएगा तो रजिस्ट्री होती है, ठीक है, तो उनसे पता लग सकता है। और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देखकर हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे कि अभी कोविड आया है, हमने देखा, तो हमें ऐसे ही तो पता लगा कि हमारे टोटल इंडिया में 5 लाख पेशेंट्स हैं या 10 लाख पेशेंट्स हैं, तो कैसे पता लगा, ऐसे ही डाटा को कलेक्ट करके हमने पता लगाया कि कितने पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट रिकवर कर गए हैं, कि कितने पेशेंट डेथ हो गई है, ये सारी चीज़ें हमने डाटा कलेक्ट किया सबसे पहले। उसके बाद स्टडी डिज़ाइन की, जैसे कोहॉर्ट, केस कंट्रोल और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करने की नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कोहॉर्ट क्या होता है अगर मैं बताने लगूँ आपको तो ये डीप में चला जाएगा। केस कंट्रोल के बारे में अगर बात करने चले तो वीडियो लंबा चला जाएगा, और आपके जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट आ चुकी है। मोर और लेस हम अपना यही मान के तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम 25 को होगा, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट आगे हो रही है, पीछे तो होने की बहुत मुश्किल बात है, लेकिन अगर बाई चांस आगे हो रही है फिर भी हम उस चीज़ का वेट ना कर कर हम 2 फरवरी के हिसाब से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब रैंडमाइज स्टडी को डिज़ाइन करना। उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस करना। स्टैटिकल एनालिसिस क्या होता है, आइडेंटिफाई पैटर्न और कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब पैटर्न डिजीज़ का क्या है, जैसे मतलब किस एज ग्रुप को इफेक्ट कर रही है सबसे ज़्यादा, बच्चों को कर रही है, एडल्ट को या चिल्ड्रन को कर रही है, मतलब क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, पहले माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं, मॉडरेट, फिर सीवियर, ये सारी चीज़ें, कुछ खास है नहीं उसमें भी। क्या है, सर्विलांस, हमें देखना चाहिए, निगरानी रखना चाहिए। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग द डिजीज ट्रेंड, डिजीज़ के पैटर्न को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। और फिर क्या है, मॉडलिंग, क्या है, प्रिडिक्ट डिजीज स्प्रेड एंड उसके आउटकम क्या है, मतलब डिजीज़ ज़्यादा फैली या कम फैली, ये सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना। तो इसमें कुछ खास आपको मेथड में याद नहीं करना है, बस खाली रीड कर लेना है, कुछ उससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूज़ कहाँ होता है इसका, तो इसका यूज़ होता है डिजीज़ प्रिवेंट करने में। जैसे आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, हमने रिस्क फैक्टर को देख लिया, हमने पता लग गया कोविड-19 नामक वायरस से क्या हो रहा है, कोविड-19 नामक जो वायरस है इससे फैल रहा है कोविड, ठीक है, इससे फैल रहा है, तो हमें रिस्क फैक्टर पता लग गया, तो हमने वैक्सीन तैयार कर ली। तो डेवलप प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, हमने बचना सीख लिया कि हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, और हमने ट्रीटमेंट भी खोज लिया। पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में इसका यूज होता है, गाइड्स हेल्थ पॉलिसीज एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, मतलब क्या, स्वास्थ्य नीतियों और संसाधनों के आवंटन का मार्गदर्शन करना, मतलब बताना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर। आउटब्रेक कंट्रोल, आउटब्रेक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी के साथ फैलने से हम रोक सकते हैं इसे। तो इन्वेस्टिगेट्स एंड कंट्रोल डिजीज आउटब्रेक, मतलब बहुत तेजी के साथ स्प्रेड होने को हम रोक सकते हैं अगर हमें पहले से ही आइडिया होगा इसके बारे में। हेल्थ एजुकेशन में इसका यूज हो सकता है, प्रमोट प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस की, किसी भी डिजीज़ को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, अगर इसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, स्टूडेंट्स को बताया जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर से अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। एवेल्युएटिंग इंटरवेंशन, तो इसमें कुछ नहीं है, एसेस इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एंड ट्रीटमेंट, तो कुछ नहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और उपचारों की प्रभावशीलता का आकलन करना, कोई खास नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, तो इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच a person immune system is trained to recognize and defend against harmful pathogen such as virus, bacteria. It typically involve administration of vaccine which have body build immunity without
कॉजिंग द डिसीज इटसेल्फ। ऐसे समझ नहीं आया होगा, क्या पढ़ा है? इम्यूनाइजेशन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा बताते हैं। इम्यूनाइजेशन नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? हमारी बॉडी का क्या है? इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, क्या है? इम्यून सिस्टम है। कोई भी पैथोजन, ये खतरनाक सा क्या है? पैथोजन है, ठीक है, ये पैथोजन है। इसने हमारी बॉडी पर अटैक किया, ठीक है, इसने हमारी बॉडी पर अटैक किया। अब बॉडी पर अटैक किया तो थोड़े टाइम तक हमारी बॉडी समझ ही नहीं पाएगी ये है क्या, है क्या। जब तक कि ये कम मात्रा में होगा हमारी बॉडी समझ ही नहीं पाई। जब इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी, ये मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर को बढ़ा लेगा, बहुत सारे अपने नंबर कर लेगा, मतलब लाखों में या मिलियंस में अपने नंबर कर लेगा, बढ़ा लेगा। फिर क्या आएंगे? ये इससे क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे, लक्षण दिखेंगे किसी भी बीमारी के, लक्षण दिखेंगे। जब लक्षण दिखेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? यार बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, ढूंढो क्या गड़बड़ हुई। जब वो ढूंढेगा तो उसे ये मिलेंगे पैथोजन। जब ये मिलेंगे तो इसे क्या कर देगा? किल कर देगा, इम्यून सिस्टम किल कर देगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और किल नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है? हमारी जो बॉडी, हम जो दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं या हम जो भी रेमेडीज लेते हैं, वो क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, इम्यून सिस्टम को और ताकतवर बनाती है, जिससे क्या होता है? ये किल होते हैं, ठीक है, ऐसे ही किल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब सिम्टम्स आ गए उसके बाद हमारे इम्यून सिस्टम ने वर्क करना किया और इसको किल करा और बीमारी हमारी ठीक हुई। इम्यूनाइजेशन में अब हम क्या करते हैं? ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। इम्यूनाइजेशन में हम क्या करते हैं? जैसे ये जो पैथोजन है ये या तो बहुत वीक होगा, इतना वीक होगा कि ये डिजीज नहीं कर सकता है, डिजीज नहीं कर, या ये क्या होगा? किल्ड होगा, ठीक है, या ये क्या होगा? इनएक्टिवेटेड होगा, ठीक है, इनएक्टिवेटेड होगा। या तो ये जो मतलब पैथोजन है हमारा, या तो ये बहुत वीक होगा जो डिजीज नहीं कर सकता, किल से तो डिजीज होगी नहीं, और इनएक्टिवेटेड होगा उससे भी डिजीज नहीं हो सकती। हमने क्या किया? जैसे ये हम मान ले रहे हैं किसकी, हम मान ले रहे हैं ये किसकी मान लो, मम्स की मान लो। मम्स की वैक्सीन नहीं, बढ़िया नहीं लगेगी। टीबी मान लो, टीबी बहुत अच्छा है, ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब उस बैक्टीरिया को हमने क्या किया? वीक कर दिया या किल कर दिया या इनएक्टिवेटेड कर लिया, और इसी से हमने क्या मिली? यही वीक या किल्ड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन ये होते हैं वैक्सीन में, ठीक है। ये कहाँ होते हैं? वैक्सीन में होते हैं। अब ठीक है, अब ये वैक्सीन को हमने क्या किया? बॉडी के अंदर लगा दी, बॉडी के अंदर लगा दी तो बॉडी को पहुंची, बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया पहुंचा या कुछ भी पहुंचा तो बॉडी ने पहचान लिया यार ये बैक्टीरिया है, किल करके ख़त्म कर दिया, मार डाला, ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब बॉडी ने पहचान लिया कि यार ये होता है, ऐसा होता है टीबी का बैक्टीरिया, अगर अब की बार दिख जाए तो मार देना है, ये अपनी बॉडी की सेल्स नहीं है, ये बाहर की, इसे किल कर देना है, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जो वैक्सीन में क्या होता है? वीक होता है, किल्ड होता है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन होता है जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, और वैक्सीन को जब बॉडी में लगा देते हैं, अब बॉडी में वैक्सीन लगा दी, जब ये पैथोजन अंदर पहुंच गया, बॉडी को पता लग गया पैथोजन आ गया, लेकिन पैथोजन डिजीज तो कॉज कर नहीं सकता है। अब डिजीज कॉज नहीं कर सकता है तो इम्यून सिस्टम हमारा इसे इरेडिकेट कर देगा, खत्म कर देगा, मार देगा। और हमारा इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होती है, उसकी अपनी यादें होती हैं, उसकी मेमोरी होती है। अब वो याद करके रख लेगा कि टीबी का बैक्टीरिया ऐसा होता है, मतलब ये बैक्टीरिया ऐसा होता है, अगली बार दिखे तो ख़त्म कर देना। अगर अगली बार इन्फेक्शन हो रहा है टीबी का तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही जानता है टीबी का बैक्टीरिया ऐसे होता है। अगर हम वैक्सीन नहीं देते तो उसे पहचानने में देर लगती, टाइम लगता है, लेकिन उसे पहले से पहचान है ये खतरनाक बंदा है, ये खतरनाक बंदा है, जैसे ही दिखे इसे मार देना है। अब जब दोबारा टीबी का इन्फेक्शन, मतलब वैक्सीन लगी होती है उसके बाद अगर टीबी का बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है, इन्फेक्शन होता है, तो क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करेगा और उस पैथोजन को किल कर देगा, हटा देगा, जिससे टीबी नहीं हो पाती, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करने देगा, जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेगा, उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे, तब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे। इससे पहले ही वैक्सीनेटेड पर्सन का इम्यून सिस्टम होता है उसे हटा देता है। तो आपको पता लग गया होगा कि इम्यूनिटी क्या हो, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो यही लिखा है, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस, हिंदी में पढ़ें यार। इम्यूनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के रोग
कारक प्रणाली को हानिकारक रोगजनों जैसे वायरस और बैक्टीरिया को पहचानने, मैंने बताया पहचान जाएगा, और उनसे बचाव करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब उसे बताया जाता है। इसमें आमतौर पर टीकों मतलब वैक्सीन का प्रशासन किया जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रशासन वो वाला नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले मतलब लगाया जाता है, जो शरीर को रोग के बिना इम्यूनिटी विकसित करने में मदद करती है। मतलब रोग नहीं हो पाता है और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, अगली बार वो इन्फेक्शन होगा तो बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी और उस ऑर्गेनिज्म को इरेडिकेट कर देगी, निकाल देगी, बॉडी से खत्म कर देगी। टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के टाइप देखो, एक होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक होता है क्या, पैसिव इम्यूनाइजेशन। दोनों के बारे में बताते हैं। देखो एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम। देखो एक्टिव में क्या होता है, बॉडी खुद से रिएक्ट करती है, बॉडी खुद रिएक्ट करती है, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बाहर से देते हैं, एक तरीके से बाहर से सारा कुछ नहीं देते, लेकिन बाहर से देते हैं, ठीक है, बाहर से देते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट इन्फेक्शन के टाइम डायरेक्टली। थोड़ा समझाते हैं, बस रफली बताया। देखो इसमें क्या होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडी यूजली थ्रू द वैक्सीन। इट इज प्रोवाइड लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हम क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। जब वैक्सीन हम देंगे, ठीक है, तो वैक्सीन देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत जल्दी क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को शो करेगा, बहुत तेजी के साथ इम्यूनिटी को शो करेगा, पैथोजन किल हो जाएगा और ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कॉज करता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, मेमोरी डेवलप हो जाती है, मेमोरी डेवलप हो जाती है। पैसिव में क्या होता है, इन्वॉल्व रिसीविंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनती हैं। इसमें क्या है, वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी के अंदर खुद की एंटीबॉडी फॉर्म होती हैं। इसमें क्या है, इन्वॉल्व रिसीविंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, पहले से बनी हुई एंटीबॉडी फ्रॉम अनदर पर्सन और एनिमल, विच प्रोवाइड इमीडिएट बट टेम्परेरी प्रोटेक्शन। ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये मतलब इमीडिएट एक्शंस को शो करती हैं, ये थोड़ा डिलेड एक्शन को शो करती हैं, थोड़ा टाइम लगता है इम्यून सिस्टम को डेवलप होने में। पर ये चीज़ याद रखना, इसका यूज कहाँ किया जाता है, जैसे रेबीज वैक्सीन, ठीक है, रेबीज वैक्सीन, किसी को टिटनस हो गया उसके बाद जो इंजेक्शन लगता है, टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। टिटनस जैसे किसी को किसी जंग वाली कोई चीज़ होती है, ठीक है, उससे चोट लग गई तो टिटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, वो भी वैक्सीन ही होती है टिटनस की। तो ये सारी क्या है, ये पैसिव इम्यूनिटी है, ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी इन हेपेटाइटिस और रेबीज एक्सपोजर, हम टिटनेस में भी बोल सकते हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी थी। तो पैसिव इम्यूनिटी में हम रेडीमेड एंटीबॉडी को इंसर्ट करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसमें खुद की एंटीबॉडी डेवलप होती है। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये बन सकता है, वैक्सीन को देने पर किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, ठीक है। रेबीज वैक्सीन देने पर किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप होती है, नॉर्मल जैसे वैक्सीन होती हैं हमारे, वैक्सीनेशन जैसे मिसेल्स है, पोलियो है, कोविड है, इनकी वैक्सीन देने पर एक्टिव हो रही हैं, ठीक है। और रेबीज का एक्सपोजर होने पर जो हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, वैक्सीन तो हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम एंटीबॉडी दे रहे हैं, रेबीज की एंटीबॉडी दे रहे हैं, हेपेटाइटिस की एंटीबॉडी दे रहे हैं या टिटनेस की एंटीबॉडीज दे रहे हैं। इससे क्या होती है, इससे पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है, पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। दीज आर दी सब्सटेंस यूज टू प्रिवेंट, ट्रीट, मैनेज द डिजीज बाई इंटरेक्टिंग विद द इम्यून सिस्टम। दे इंक्लूड, कुछ खास नहीं है। तो इनमें क्या आता है, मतलब क्या आता है, वैक्सीन्स आती हैं, हमने बता दिया। तो बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होती हैं दैट प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी टू द स्पेसिफिक डिजीज। दे में कंटेन, इनमें क्या हो सकता है, हमने बता दिया, इनएक्टिवेटेड या किल्ड पैथोजन हो सकता है, लाइव भी हो सकता है, ठीक है। लाइव क्या होगा, वीक होगा, जो डिजीज को कॉज नहीं कर सकता। एटीन्यूटेड पैथोजन, जैसे ये आपके लिए आ सकता है, जो इनएक्टिवेटेड और किल्ड पैथोजन होता है वो पोलियो वैक्सीन में होता है, ठीक है। जो लाइव और एटीन्यूएटेड मतलब पैथोजन होता है वो मीसेल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन में होता है, एमएमआर जिसे कहते हैं। सब यूनिट और प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन, तो ये सब यूनिट या प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होती है जिनमें क्या होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन की बनी होती है। तो ये क्या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए हो सकता है। एमआरएनए वैक्सीन थी, वो किसके लिए, कोविड-19 वैक्सीन जो थी वो एक एमआरएनए वैक्सीन थी। तो ये आपके लिए आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, जो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं
ठीक है। इम्यूनाइजेशन के लिए जो सबस्टेंस होते हैं उसमें एक चीज़ हो गई हमारी वैक्सीन। तो वैक्सीन कितने टाइप की होती हैं ये सारी हमने बात कर ली, किस किस चीज़ की बनी होती हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ एंटीबॉडीज़ हम देते हैं, बनी हुई एंटीबॉडीज़ देते हैं। दीज आर प्रोटीन ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा और प्रोड्यूस सिंथेटिकली टू ट्रीट डिजीज और टेम्परेरी इम्यूनिटी। तो जो हमने आपको बताया पैसिव इम्यूनिटी के लिए हम क्या दे रहे थे, हम दे रहे थे क्या, ये एक्टिव इम्यूनिटी के लिए हम वैक्सीन दे रहे थे। पैसिव इम्यूनिटी के लिए हम क्या दे रहे हैं, एंटीबॉडीज़ दे रहे थे पहले से बनी हुई, जिन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। तो उनमें कौन कौन से होते हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, हम लैब में तैयार करते हैं। लैब में तैयार करते हैं, किसी भी लैब में हम तैयार करके इसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। लैब इंजीनियर्ड एंटीबॉडीज यूज टू ट्रीट वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस, कैंसर्स। जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर कोविड-19, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का अच्छे से यूज किया गया था। एंड इम्यूनाइजेशन डोज शेड्यूल। अब हम बात करते हैं क्या, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की। क्या होता है, इम्यूनाइजेशन हेडिंग नहीं पढ़ी है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करते हैं। तो जो इम्यूनाइजेशन डोज शेड्यूल आउटलाइंस रिकमेंडेड टाइमिंग नंबर। तो शेड्यूल का मतलब ही क्या होता है, किसी भी डिजीज के लिए किस टाइप से हमें वैक्सीन को लेना है उसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, डब्ल्यूएचओ ने जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया है उस शेड्यूल के हिसाब से हम देखते हैं। रूटीन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें कौन कौन सी वैक्सीन्स लगती हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वैक्सीन वाला। तो बर्थ के टाइम पर कौन सी वैक्सीन लगती है, तो बर्थ के टाइम पर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, पहली डोज, हेपेटाइटिस बी की पहली डोज लगती है। ठीक है, और 2 मंथ पे कौन सी लगती है, 2 मंथ पे लगती है, एक और लगती है, यहाँ पर लिखा नहीं गया, बीसीजी। बर्थ पर एक और लगती है बीसीजी। ठीक है, बीसीजी भी लिखती है, थोड़ा मैं लिख दूंगी बीसीजी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बीसीजी का नाम आपने देखा ही होगा, बीसीजी लगती। ठीक है, एक लगती हेपेटाइटिस और एक बीसीजी बर्थ, या हम ये कहें एज सून एज पॉसिबल, जैसे बर्थ के 24 घंटे के अंदर लगा दो। 2 मंथ पे कौन सी लगती है, डिप्थीरिया टिटनस पर्ट्यूसिस, डीपीटी की लगती है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनिस की, ये लगती है, फर्स्ट डोज लगती है इसकी 2 मंथ पर। पोलियो की फर्स्ट डोज लगती है 2 मंथ पर। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की फर्स्ट डोज लगती है। न्यूमोकोकल क्या है, कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये इसकी फर्स्ट डोज लगती। तो आपको ये 2 याद ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 2 याद ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, आप पोलियो याद कर लेना, डिप्थीरिया याद कर लेना, आप याद कर लेना रोटा वायरस, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी फर्स्ट डोज लगती है। हेपेटाइटिस बी की सेकेंड डोज लगती है। अगर क्या है, इफ नॉट गिवन एट बर्थ, बर्थ पर अगर ना दी जाए पहली डोज तो सेकेंड डोज हम यहाँ लगा सकते हैं। कहाँ, यहाँ 2 मंथ पर हम लगा सकते हैं। उसके बाद 4 मंथ पे क्या लगती है, 4 मंथ पे जो हमने डीपीटी थी या डीटीपी थी, इसकी सेकेंड डोज, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, इसकी सेकेंड डोज। आईपीवी क्या है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, मतलब पोलियो वैक्सीन का इंजेक्शन, उसकी सेकेंड डोज लगती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रही थी, मतलब इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज, मतलब जो इंजेक्शन आते हैं पोलियो वैक्सीन के वो। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी की सेकेंड डोज लगती है, और ये तुम्हें याद नहीं करने दोनों। रोटा वायरस ये हम नोट से हटा देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 मंथ पे क्या लगती है, जो हमारी डीटीपी है उसकी थर्ड डोज लगती है। ठीक है, आईपीवी की उसकी थर्ड डोज लगती है, अगर नीडेड है तो हम लगा देंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की थर्ड डोज लगती है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रोटा वायरस की थर्ड डोज लगती है। ठीक है, 12 से 15 मंथ पर कौन सी लगती है, 12 से 15 मंथ में लगती है आपकी मिसेल्स मम्स रुबेला एमएमआर की फर्स्ट डोज लगती है 12 से 15 में, 1 से 1.25 साल का जब बच्चा हो जाता है तब। बैरिसेला चिकन पॉक्स की फर्स्ट डोज लगती है, ये आपको याद नहीं करना है। हेपेटाइटिस ए, ये भी आपको याद नहीं करना है, ये भी आपको याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 15 से 18 महीने पर 4th डोज लगती है डीटीपी की 4th डोज। आईपीवी की क्या लगती है, 4थी डोज लगती है, और 4 से 6 साल पर डीटीपी की 5th डोज लगती है, एमएमआर की सेकेंड डोज लगती है, बैरिसेला की सेकेंड डोज लगती है,
और IPV जो हमारा पोलियो वैक्सीन है उसकी 5th डोज लगती है, 5th डोज लगती है। ये हमारा इम्यूनाइजेशन हो गया। इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाने लायक नहीं है, आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। तो जितना याद रख पाओ उतना याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं एडोलसेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जो मतलब एडोलसेंट एज में होते हैं, जैसे 18 से 24 वाले एक तरीके से, या हम ये बोलें 12+ वाले और 30 से कम वाले, ये सारे एडोलसेंट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि मतलब इससे इतने एज ग्रुप वाले होते हैं, ठीक है। मतलब रफली हम कह सकते हैं एडोलसेंट वाले 12 से आगे 30 तक या 25 तक, इस टाइप से। इनमें क्या है, 11 से 12 साल पर एक लगता है, ठीक है। 11 से 12 साल पर एक लगता है, लेकिन एडल्ट कोई नहीं, एक सेकेंड, हाँ एक चीज़ है, ये वाला जो एडोलसेंट वाला है ये आप मत पढ़ना, आप सिर्फ चाइल्ड वाला पढ़ना, ठीक है। चाइल्ड वाला इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ना, ठीक है। चाइल्ड वाला ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो बच्चों के लिए होता है, आप ये पढ़ना, और एडल्ट वाला नहीं पढ़ना। और थोड़ा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कुछ होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है, तो हम ऐसा करेंगे नोट्स में आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, और एक चार्ट प्रोवाइड कर देंगे, उस चार्ट से आप इजीली याद कर सकते हो मोटी मोटी चीज़ें कि मतलब जो इम्यूनाइजेशन है वो बच्चों का इम्यूनाइजेशन और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, और उसमें मतलब क्या क्या डोज शेड्यूल है उसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो याद कर लेना। और ये एडोलसेंट वाला आप याद मत करो, इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये एडल्ट वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी आप याद नहीं करो। तो हम आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़ कंट्रोल के प्रिंसिपल की बात करते हैं, रोग नियंत्रण के सिद्धांत की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम प्रिवेंशन करते हैं, किसी भी डिजीज़ को हम प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंट करने के बाद हम सर्विलेंस, उसकी निगरानी रखेंगे वो फैल तो नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन या क्वारंटाइन हम कर सकते हैं, वेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइजीन और सैनिटेशन का प्रॉपर हम ध्यान रख सकते हैं, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और लास्ट में हम क्या, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन कर सकते हैं। इतनी तरह से हम डिजीज़ को प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिजीज़ प्रिवेंशन तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं पहली वीडियो में, डिजीज़ प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और थर्डरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजीज़ होने से पहले ही डिजीज़ को हम कंट्रोल मतलब होने ही ना दें। तो प्रिवेंट डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन, हेल्दी बिहेवियर्स और इन्वायरमेंटल चेंज, मतलब हाइजीन से हम डिजीज़ को होने ही ना दें, डिजीज़ को होने से पहले ही रोक दें, वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी में क्या, कोई डिजीज़ हो गई उसका अर्ली डिटेक्शन करें और ट्रीटमेंट करें, जिससे डिजीज़ की सीवियरिटी कम हो जाए, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह हम कराते रहना चाहिए। उसके बाद टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजीज़ हो गई है तो उसकी मतलब मैनेजिंग डिजीज़ टू मिनिमाइज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड डिसेबिलिटी, जैसे रिहेबिलिटेशन, मतलब अगर डिजीज़ हो गई है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम प्रिवेंट कर दें, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको हम प्रिवेंट कर दें। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में हम डिजीज़ होने ही ना दें, डिजीज़ को होने से पहले रोक दें। सेकेंडरी में अगर डिजीज़ हो गई तो अर्ली डिटेक्शन कर लें, स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराकर और अर्ली ट्रीटमेंट कर दें। और टर्सरी में क्या होता है, अगर डिजीज़ हो गई तो हम क्या करें, उस डिजीज़ से कोई डिसेबिलिटी ना हो, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसके लिए हम उस लेवल पर डिजीज़ को रोक दें। सर्विलेंस, डिजीज़ पर हम निगरानी रखें। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज ट्रेंड आउटब्रेक्स टू द प्रॉम्प्ट टाइमली पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए, कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डिजीज़ हो गई है, जैसे कि कोविड, हमारा कोविड था, कोविड हो गया था, तो कोविड की कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग की जा रही थी कि डिजीज़ कैसे बढ़ रही है, फैल रही है, कम हो रही है, या इसके आउटब्रेक्स हुए मतलब बहुत तेज़ी से कि कुछ कुछ जगह पर स्प्रेड हुई है, तो क्यों हुई है, कैसे हुई है, इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखना, जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ को। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, तो आइसोलेशन में क्या होता है, सेपरेटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। तो आइसोलेशन का मतलब होता है एक अलग रूम में शिफ्ट कर दें लोगों को, मतलब जो इन्फेक्शन हुआ है जैसे उसे अलग रूम में शिफ्ट कर दें। क्वारंटाइन का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट ऑफ दोज एक्सपोज्ड बट नॉट एज सिम्टोमेटिक। तो क्वारंटाइन में क्या होता है, ऐसे पर्सन जो मतलब एक्सपोज हुए हैं
और फिर उन्हें अलग कर दें, मतलब उन्हें सिम्टम्स नहीं आए तो अलग कर दें। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं, जैसे किसी के घर है, किसी के घर में कोई कोविड का पेशेंट था, ठीक है, तो जो कोविड का पेशेंट था उसको क्वारंटाइन किया जा रहा था, सॉरी उसको आइसोलेशन वार्ड में डाला जा रहा था। जो कोविड का पेशेंट था उसे आइसोलेशन वार्ड में डाला जा रहा था, सेपरेट कर दिया जा रहा था। अच्छा, जो उसके फैमिली मेंबर थे, फैमिली उन्हें क्वारंटाइन की जा रही थी, क्योंकि वो मतलब एक्सपोज तो सभी हुए थे, घर में रह रहे थे, लेकिन उन्हें सिम्टम्स नहीं आए थे। अगर उनमें से किसी को सिम्टम्स आ गए उन्हें भी आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। तो ये हो रहा था कोविड में, बस आइसोलेशन और क्वारंटाइन आप ऐसे ही याद रखना। तो आप ऐसे याद रखना, किसी घर में क्या है, कोविड का पेशेंट था, तो जो पेशेंट था उसे आइसोलेशन में डाला गया, उसे आइसोलेट किया गया, और जो घर वाले थे उन्हें क्या, क्वारंटाइन किया गया। वेक्टर कंट्रोल, जैसे बहुत सारी डिजीज होती हैं जो वेक्टर से फैलती हैं, तो हम वेक्टर को कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू। हाइजीन एंड सैनिटेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि मतलब कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो वेक्टर बॉर्न होती हैं, कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर से फैलती हैं, तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो क्लीन वाटर बेस्ड डिस्पोजल एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस से हम डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि कॉलरा, हमारा हैजा। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, टाइमली डायग्नोज कर ली, मतलब डिजीज को हमने टाइमली पता लगा लिया, डायग्नोज कर लिया, ये फिर हमने ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है, डिजीज की सीवियरिटी कम हो गई और उसका जो ट्रांसमिशन था वो भी कम हो गया। जैसे हमें पता लग गया किसी को क्या है, फैलने वाली डिजीज है, ऐसी डिजीज जैसे कोविड ही है किसी को, हमने टाइमली उसे डायग्नोज कर लिया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया और उसे आइसोलेशन में डाल दिया, जिससे क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गई उसका ट्रांसमिशन, इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। और कुछ डिजीज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो जाती हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया से डिजीज होने वाली है, टीबी है, वो रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है, तो उसे भी हम प्रिवेंट करने के लिए अर्ली ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट कर दिया, तो वो रेजिस्टेंट नहीं हो पाएगा। हेल्थ एजुकेशन, प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर्स थ्रू एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रिवेंट डिजीज। हमें क्या करना चाहिए, कम्युनिटी है जो, उस कम्युनिटी को एजुकेट करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि मतलब आप इन चीज़ों से क्या इस डिजीज़ को रोक सकते हो। जैसे हमने बताया कोविड के टाइम में कि लोगों के पास मत जाओ, मतलब डिजीज़ के पर्सन, मतलब थोड़ी दूरी बनाए रखो, 2 गज की दूरी बनाए रखो आप, ठीक है। उसके साथ हमने और क्या किया, हमने मास्क लगाने को बताया, हमने सैनिटाइजर का यूज करने को बताया। इसी यही तो एजुकेट किया लोगों को कि एक आम आदमी भी बात कर रहा है कि सैनिटाइजर लगाओ, हाथ मतलब किसी से हाथ मिलाने या हाथ छूने के बाद या किसी के पास जाने के बाद सैनिटाइजर लगाओ। तो ये हमने क्या किया, लोगों को एजुकेट किया। फिर लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज टू अचीव हियर्ड इम्यूनिटी। हियर्ड इम्यूनिटी पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो हम वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं डिसीज़ को रोकने के लिए। तो लेक्चर हमारा ख़त्म होता है आज का, ठीक है। तो हमारा ये छोटा टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो आज का भी हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, और जो हम इसमें नहीं है वो हटा देंगे। और आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मतलब अब कैसे करना है खासकर, तो आपको एक काम करना है, ठीक है, अगर आप कर पाओ, ठीक है, आपको टाइमली अगर जॉब लेना है, ठीक है, जॉब लेना है तो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना होगी कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना है। रफली मैं थोड़ा आइडिया बता दे रहा हूँ, 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग से सिलेबस निपटाना है, आपको लेक्चर देखना है, दोबारा लेक्चर देखना है, 2 की स्पीड में देख पाओ, 2.5 की स्पीड में, स्पीड बढ़ाकर आपको लेक्चर देखना है जितने पर आप सुटेबल रहो, ठीक है। आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद अच्छे से नोट्स क्या करना है, रीड करना है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको याद करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस लाइन को याद करना है, ठीक है। आप कोशिश करो रोज के कम से कम 2 या 3 टॉपिक हम खत्म करें, 2 या 3 टॉपिक खत्म करें। देखो, एक लेक्चर हार्डली 30 से 35 मिनट का है, ठीक है, 30 से 35 मिनट का है। तो अगर आप 2 घंटे पर डे लेक्चर देखोगे तो आप 2 टॉपिक आराम से कवर कर सकते हो, 2 टॉपिक आराम से कवर कर सकते हो। अगर 2 घंटे का लेक्चर देखोगे, अगर स्पीड बढ़ाकर देखोगे तो 1 से 1.5 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा आपका, 1 से 1.5 घंटे में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा अगर स्पीड बढ़ाकर आप देख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई, आपने 2 टॉपिक के लेक्चर देख लिए,
2 टॉपिक के लेक्चर आपने 2 घंटे में माना देख लिए, ठीक है, 2 घंटे लगे आपको, देख लिए। 2 घंटे में आपका 2 घंटा हो गया ये ख़त्म, ठीक है। आपने मान लिया 6 घंटे में आपको नोट्स पढ़ने मिलेंगे, अच्छे से नोट्स तैयार करने में 2 टॉपिक के 6 से 7 घंटे लगेंगे, आराम से लगेंगे इतने। तो हमारा टाइम हो गया 7 से 9 घंटे, ठीक है, 7 से 9 घंटे हो गए। उसके बाद ये हमारे 9 घंटे हो गए, उसके बाद आपको हर टॉपिक के 50 से 100 MCQ सॉल्व करना है। 50 से 100 MCQ हर टॉपिक के सॉल्व करना है, और 50 से 100 MCQ 2 घंटे में 2 टॉपिक के तैयार कर लोगे सॉल्व। 100 MCQ 1 घंटे में आराम से सॉल्व होते हैं, ठीक है। आपको 200 MCQ सॉल्व करना है, 150 से 200 रोज के, और आप 2 घंटे में ये कर लोगे तो आपका टाइम हो गया 11 घंटे। तो मैंने आपको बताया पढ़ना कितना है, 10 से 12 घंटा। अगर इससे ऊपर आप कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना आपको मिनिमम 10 घंटा तो करना ही करना है। इससे कम करने का मतलब है कि आप औरों से पीछे हो, आप औरों से पीछे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन काफ़ी है, ठीक ठाक है, आप मान सकते हो। अच्छा सिलेक्शन रेशियो है, ऐसा नहीं है सिलेक्शन रेशियो कम है, बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो है। तो आप अगर मेहनत करोगे तो बहुत आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको 12 घंटा पढ़ाई करना है, आपको 2 टॉपिक पर डे तैयार करना है, रोज़ सुबह उठ कर शेड्यूल बनाना है, ये 2 टॉपिक आज पढ़ना है, मुझे कंप्लीट करना है, इन 2 का नोट्स तैयार करना है, या और उसके साथ साथ मुझे MCQs भी लगाना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।